बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और आज के लेक्चर का जो टॉपिक है ये हमारे प्रीवियस लेक्चर से काफ़ी हद तक एसोसिएटेड है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। द टॉपिक इज़ स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब स्टेबिलिटी का और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का बेसिकली आपस में क्या रिलेशन है, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अब जब हमने अपनी पीछे लास्ट लेक्चर में ही इक्विलिब्रियम की टाइप्स पढ़ी थी, तो हमने वहाँ पर ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी डिस्कस किया था कि किस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई करता है। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास को चेंज करते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी पर बहुत फ़र्क पड़ता है। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टेबिलिटी की, इक्विलिब्रियम की टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बुक पड़ी हुई है टेबल पर, ठीक है। दिस बुक इज़ लेइंग डाउन ऑन अ टेबल। अब बुक हमने इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है। हाइट वाइज इसे नहीं हमने रखा हुआ, बल्कि इसे विड्थ वाइज रखा हुआ है। अगर हम इस तरीके से बुक को टेबल पर रखते हैं तो होता क्या है कि जब हम बुक को टेबल के ऊपर रखते हैं तो बुक का कोई ना कोई वेट होगा। इसका मतलब एक्शन हुआ टेबल की सरफेस के ऊपर। सो उस एक्शन के अगेंस्ट टेबल ने एक रिएक्शन फोर्स लगाई बुक के ऊपर, तो बुक आ गई इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो इस केस में आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हमने इस बुक का सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो ऑलमोस्ट यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का सरफेस से कितना थोड़ा डिस्टेंस है, जस्ट इतना सा डिस्टेंस है। अगर इसी बुक को मैं कुछ इस तरीके से रख लूँ, कुछ ऐसे, तो क्या होगा मेरे पास कि इस केस में जो सेंटर ऑफ मास है बुक का, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कुछ यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास आ गया यहाँ पर। तो अब यहाँ से सेंटर ऑफ मास से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। अगर आप इन दोनों डिस्टेंसेस को देखें तो इनमें बहुत फ़र्क है। अब आपने चेक करना है स्टेबिलिटी को। यहाँ तक हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ठीक है, कि बुक का कहाँ पर लाई करता है। इन केस इट इज़ लेइंग डाउन ऑन अ टेबल एंड इन केस इट इज़ स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन अ टेबल, ठीक है। तो अब दूसरा काम आपने ये करना है कि इस बुक के ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाएं। क्या ये बुक अनस्टेबल हो जाती है? नहीं। अगर हम इस बुक के ऊपर थोड़ी फोर्स लगाएंगे तो इस बुक को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल फॉर्म में है। बट अगर उतनी ही फोर्स हम इस बुक के ऊपर लगाएंगे, थोड़ी सी भी फोर्स लगाएंगे यहाँ पर, तो ये जो बुक है ये इस तरीके से फॉल डाउन कर जाएगी, गिर जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? ये बात आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं कि अगर आप बुक को हॉरिजॉन्टली एक तरफ रखें और एक दफ़ा उसी बुक को आप वर्टिकली रखें, तो अगर आप दोनों पर थोड़ी थोड़ी फोर्स लगाएंगे तो वो बुक जो वर्टिकल पोजीशन में होगी, जो इस पोजीशन में आपने रखी होगी, वो थोड़ी सी फोर्स लगाने से बुक गिर जाती है। मतलब कि वो इंतहाई अनस्टेबल है। थोड़ी सी फोर्स लगाने से भी वो बुक गिर गई तो इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा बेसिकली इस वजह से हुआ कि यहाँ पर जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या जो सेंटर ऑफ मास है वो काफ़ी कम है। और इस केस में जो हमारा सेंटर ऑफ मास है या सेंटर ऑफ मास है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो हमें ये बात पता चली कि जब हमारा सेंटर ऑफ मास ग्रेटर होगा तो इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास कम था तो ऑब्जेक्ट स्टेबल था। जब ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास बढ़ गया, यानी कि एक ज़्यादा डिस्टेंस पर चला गया, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं कि आपने एक कॉर्क लेना है, ठीक है, और उसके अंदर आपने ये नीडल जो है ये फिक्स कर देनी है, ठीक है। और इस नीडल और कॉर्क को आपने एक कैन के ऊपर बैलेंस करने की कोशिश करनी है। तो आप जितनी भी कोशिश कर लें तो ये नीडल और कॉर्क आप इस कैन के ऊपर स्टेबल नहीं कर पाएंगे, खड़ा नहीं कर सकेंगे। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ दो फॉक्स अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें? तो इसमें ऐसा क्या था जो अब ये चीज़ स्टेबल हो गई और ये चीज़ पहले स्टेबल नहीं थी? तो फ़र्क ये पड़ा कि हमने यहाँ पर इसके साथ ही फॉक्स बेसिकली अटैच किए हैं। उससे क्या हुआ है कि अब ये हमारे पास पूरा एक सिस्टम बन गया है, ये वाला पूरा एक सिस्टम बन गया, ठीक है।
इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है अब वो कम हो गया। पहले इसका सेंटर ऑफ मास काफ़ी ज़्यादा था, अब ये जो मास इससे हमने सपोर्ट दिया यहाँ से, तो हमारे सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का, जैसे मैंने हाईलाइट किया है, इसका सेंटर ऑफ मास पहले पोजीशन हाई थी, अब पोजीशन इसकी लोअर हो गई है एज कम्पेयर टू दैट। तो जब इसकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन थोड़ी लोअर आ गई तो इसमें स्टेबिलिटी आ गई, जिसकी वजह से अब ये सिस्टम जो है वो इस कैन के ऊपर बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ अ मास। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और यहाँ पर मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल, ये जो हमारे टाइट रोप वॉकर होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं कि इन्होंने एक रोप के ऊपर अपने आप को बैलेंस करके चलना होता है। अगर ये लोग इसी तरीके से दोनों खाली हाथ के साथ चलना शुरू करेंगे तो इनके लिए चलना बहुत मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू दैट जब ये एक स्टिक उठा लेते हैं। ठीक है, सो आपने दोनों देखे होंगे। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि ये इस केस में इस पर्सन को डिस्टेंस कवर करने में बहुत मुश्किल होगी और बहुत खतरा भी होगा एज कम्पेयर टू दैट। अगर इस पर्सन को देखें तो इजीली अपना डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेता है। क्यों? क्योंकि पहले इसका सेंटर ऑफ मास ज़्यादा था, यानी कि इस सेंटर से इस सरफेस तक का डिस्टेंस ज़्यादा था। बट जब इसने अपने हैंड्स में एक मैस ले ली, एक स्टिक ले ली, एक रॉड ले ली, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो पहले से कम हो गया। ठीक है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो लोअर हो गया एज कम्पेयर टू दिस केस। तो इस वजह से वो इजीली जो है वो मूव कर जाता है। तो एक और एग्जांपल अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो टॉयज़ होते हैं, इस केस में क्या होता है हमारे पास कि अगर आप थोड़ा सा भी पुश दें इस टॉय को तो ये वापस अपनी पोजीशन को मेंटेन कर लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा बेसिकली इस वजह से होता है कि इस टॉय का जो सेंटर ऑफ मास है वो काफ़ी बिलो लाई करता है, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो नीचे की तरफ होता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को बैलेंस कर लेता है। ठीक है, तो अब हमें इन सारी बातों से क्या पता चला? As we have learned that position of center of mass of an object plays an important role in their stability। यानी कि इन सारी एग्जाम्पल से हमें ये चीज़ पता चली कि सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबिलिटी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। टू मेक देम स्टेबल, अपने ऑब्जेक्ट्स को स्टेबल करने के लिए देयर सेंटर ऑफ मास मस्ट बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल। अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट को स्टेबल करना है तो हमें उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो मिनिमम पे रखना होगा। जितना भी मिनिमम हम रख सकते हैं हमें उतना रखना है। तो जितना सेंटर ऑफ मास कम होगा हमारा ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न रेसिंग कार्स आर मेड हैवी एट द बॉटम एंड देयर हाइट इज़ केप्ट टू बी मिनिमम। यही वजह है कि जो रेसिंग कार्स होती हैं हमारी, उनकी जो बेस होती है उसकी विड्थ हम काफ़ी ज़्यादा रखते हैं और उसकी हाइट काफ़ी थोड़ी रखते हैं, क्योंकि हमने उसमें अपने सेंटर ऑफ मास को लोअर किया होता है। ठीक है, और ये मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, बल्कि कई दफ़ा मैं एग्जांपल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो रेसिंग कार्स होती हैं उनकी हाइट इसी वजह से कम होती है ताकि उनका सेंटर ऑफ मास जो है वो कम किया जा सके। अगर सेंटर ऑफ मास कम होगा तो इसका मतलब उनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, वो शार्प टर्न्स इजीली ले सकेगा। क्लियर? तो ये था जी हमारा टॉपिक स्टेबिलिटी का। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें कवर करनी है यहाँ पर, दैट इज़ समरी एंड एमसीक्यूज़, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो गया है। तो हम चलेंगे अपनी बुक की तरफ और वहाँ से समरी को कवर करेंगे और फिर अपने एमसीक्यूज़ को भी देख लेंगे। ठीक है, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर बुक। ऑलराइट, सो हियर इज़ द समरी। स्टार्ट करते हैं अपनी समरी को। पैरेलल फोर्सेस हैव देयर लाइंस ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर। अब जो पैरेलल फोर्सेस होती हैं उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन होती है वो भी एक दूसरे के पैरेलल होती है, क्योंकि फोर्सेस वहीं पर एक्ट करती हैं जहाँ पर उनकी पैरेलल लाइंस होती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो फोर्सेस हैं कुछ इस तरीके से, एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है। ठीक है, अब ये पैरेलल फोर्सेस हैं। ठीक है, अगर मुझे इनके लाइन ऑफ एक्शन को चेक करना हो तो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? कुछ इस तरीके से, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही होती है वो उसका बेसिकली लाइन ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जो डॉटेड मैंने ड्रॉ किया दिस इज बेसिकली इन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन। तो इन पैरेलल फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन होता है ये भी आपस में पैरेलल है। क्लियर? So the second point is if the direction of parallel force is the same as they are called like parallel forces। इनकी डायरेक्शन अगर सेम है, ये दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं, इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। अगर इनकी डायरेक्शन दोनों की सेम हो और पैरेलल हो तो इसका मतलब दीज आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। क्लियर?
द सम ऑफ टू और मोर फोर्सेस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट फोर्स। एक या एक से ज़्यादा फोर्सेस का अगर हम सम कर देंगे तो उसे हम रिजल्टेंट कहते हैं, ठीक है। द ग्राफिकल मेथड यूज टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू और मोर फोर्सेस इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। वो मेथड जिसके थ्रू हम अपने रिजल्टेंट को फाइंड करते हैं, एक या एक से ज़्यादा फोर्सेस को ऐड करते हैं, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, हेड टू टेल रूल। Splitting up a force into two components perpendicular to each other is called the resolution of that force. These components are Fx is equals to F cos theta और दूसरा component क्या होता है, Fy is equals to F sin theta। ये जो दोनों components हैं बेसिकली ये हमारे पास क्या है, force के components हैं, ठीक है। A force can be determined from its perpendicular components as F is equals to Fx square plus Fy square square root, ठीक है। So force कैसे निकल सकती है, Fx component का square plus Fy कंपोनेंट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। और एंगल कैसे निकलता है, tan इनवर्स Fy ओवर Fx। तो ये काफ़ी डिटेल्ड जो है हम पीछे डिराइव कर चुके हैं। टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। बेसिकली जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो तो दैट इज कॉल्ड टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, ठीक है। टॉर्क ऑफ अ फोर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म, T इज इक्वल्स टू F क्रॉस L होता है। According to the principle of moments, the sum of clockwise movements acting on a body in an equilibrium is equals to the sum of anti-clockwise movements acting on it. अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हमारी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब उस बॉडी पर एक्ट होने वाले क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होते हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, ठीक है। अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये है कि उसके जो टॉर्क्स हैं वो आपस में क्या है, बैलेंस्ड हैं, इक्वल हैं। सो क्लॉकवाइज टॉर्क्स इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज सच अ पॉइंट वेयर अ नेट फोर्स कॉजेज इट टू मूव विदाउट रोटेशन। सो सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है कि जहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी रोटेशन की बजाय स्लाइड करने लग जाती है, यानी कि सीधा मूव करने लग जाती है, उसमें कोई भी रोटेशन नहीं होती। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा वो पॉइंट है जहाँ पर बॉडी का पूरा वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है। A couple is formed by two parallel forces of same magnitude but acting in opposite direction along different lines of action. तो कपल क्या होता है, कपल में बेसिकली दो पैरेलल फोर्सेस होती हैं जो कि सेम मैग्नीट्यूड की होती हैं बट एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे पास एक स्टीयरिंग है तो क्या होता है कि यहाँ पर एक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगती है, जो दूसरी फोर्स है वो इस डायरेक्शन में। अब फोर्सेस दोनों इक्वल हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन ऊपर वाली साइड है और इसकी डायरेक्शन नीचे वाली साइड है, और इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इसका ये और इस फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन, इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। तो इस तरीके से जो भी फोर्सेस एक्ट होंगी दीज विल मेक कपल, ठीक है। अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाली तमाम फोर्सेस का सम कर देंगे और वो इक्वल टू जीरो आ जाए तो इट मीन्स बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम आइदर रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जो इक्विलिब्रियम में बॉडी है या तो वो रेस्ट में भी हो सकती है या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है। A body is set to satisfy second condition of equilibrium if the resultant torque acting on it is zero. Second condition के मुताबिक sum of all the torques acting on a body is equals to zero. A body is said to be in stable equilibrium if after a slight tilt it returns to its previous position. अगर एक कोई बॉडी है हमारे पास, उसको स्लाइड सा टिल्ट दें तो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाए, स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाए, तो इसका मतलब वो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। If a body does not return to its previous position when set free after slight tilt, it is called unstable equilibrium. अगर हम थोड़ा सा टिल्ट दें या फोर्स लगाएं किसी बॉडी के ऊपर और वो अपनी पोजीशन पर नहीं आए, उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, तो इसका मतलब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। And the last point is a body that remains in its new position when disturbed from its previous position is said to be in the state of neutral equilibrium. अगर एक बॉडी को हमने स्लाइटली डिस्टर्ब किया है और उसकी जो न्यू पोजीशन आई है वो बिल्कुल प्रीवियस पोजीशन जैसी हो तो इट इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, यानी कि उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज द MCQs, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4.1। एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हो रही है, यहाँ से 4 चॉइसेस हैं और हमें इसमें से करेक्ट वन को इंसर्कल करना है। सो द फर्स्ट MCQ इज टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस।
अब ये वाला जो पॉइंट है ये हमने अभी समरी में डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास दो इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हों जिनका लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट हो तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर कपल प्रोड्यूस होता है। क्लियर? द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल आर। अब वो कह रहा है कि हेड टू टेल रूल के थ्रू हम कितनी फोर्सेस को एड अप कर सकते हैं। अभी हमने समरी में इसे फिर से रिवाइज किया कि हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हम चाहे जितनी भी फोर्सेस हों उनको हम आपस में एड अप कर सकते हैं। ठीक है, सो आंसर इज एनी नंबर। सो द नेक्स्ट एमसीक्यू इज द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर। अब किसी भी फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कितने होते हैं? दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एफ एक्स होता है और दूसरा एफ वाई होता है। सो हमारे पास कितने कंपोनेंट्स आ गए? टू, एफ एक्स दैट इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा कंपोनेंट एफ वाई दैट इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, द नेक्स्ट इज अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी। अब फोर्स गिवन है और एंगल गिवन है और उसने कहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालें। हमें पता है, अभी हमने समरी में भी रिवाइज किया है कि एफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके इक्वल होता है? एफ कॉस थीटा के। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या करना है? एफ की वैल्यू रिप्लेस करनी है और थीटा की। सो ये आ जाएगा 10 cos 30 डिग्री। सो इट्स आंसर इज 8.7। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? 8.7 यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू परपेंडिकुलर फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस इन द सेम लाइन, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस बट उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। सो अगर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा तभी ये कपल फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर यूनिफॉर्म। अब आपको पता है कि जब एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो इसका मतलब अगर वो मूव कर रही है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर उस बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसमें कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे डिस्कस किया था जब हम इक्विलिब्रियम का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि बॉडी दो केसेस में इक्विलिब्रियम में हो सकती है। कब? या तो वो रेस्ट की फॉर्म में हो या वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही हो। ठीक है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब उसमें उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब उसमें कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हमारी कौन सी ऑप्शन आएगी? वो ऑप्शन जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। सो यहाँ से हम अपनी लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 होगा तो इसका मतलब बॉडी में कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं आ रहा, और अगर बॉडी में कोई वेलोसिटी चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, तो बॉडी तभी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी हमने पीछे पढ़ा और अपने लेक्चर में भी जब हम टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे तो हमने काफ़ी डिटेल्ड इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जब बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होती है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज नहीं होता। सो द आंसर इज कीप इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड। अगर उसकी जगह चेंज भी कर दी जाए तो उसकी हाइट जो है वो मेंटेन रहती है, वही रहती है। द लास्ट एमसीक्यू इज रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय। अब रेसिंग कार्स जो होती हैं वो स्टेबल कैसे बनाई जाती हैं? इंक्रीजिंग देयर स्पीड, डिक्रीजिंग देयर मास, लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिक्रीजिंग देयर विड्थ। तो अभी जब हमने स्टेबिलिटी का टॉपिक पढ़े थे तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो रेसिंग कार्स होती हैं उनको स्टेबल बनाने के लिए हमें जो है वो उसकी हाइट को कम रखना पड़ता है। और बेसिकली हम किस वजह से हाइट को कम रखते हैं? ताकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोअर रहे। तो क्या ऑप्शन है हमारी? आ जाएगी सी, लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होगा तो बॉडी ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। सो आज के लेक्चर में हमने जो है वो अपने चैप्टर को कवर कर लिया है। सो हमारा चैप्टर जो है वो आज के लेक्चर में कंप्लीट हो गया है, समरी एंड एमसीक्यूज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज का वो कवर हो गया है। तो इंशाल्लाह जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से यानी शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।